चलिए बेटा, हम लोग ने कोलिजन नाम का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किए थे। सब लोग इधर ध्यान देंगे। कोलिजन में हम लोग ने अब तक क्या देखा? सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने कोलिजन में देखा था कि व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन है क्या, है ना। जब भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके कारण उन पार्टिकल्स का या सिस्टम ऑफ मासेस का क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है। बेटा आप लोग इधर ध्यान दो, वो बाद में करना सब, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं कोलिजन। कोलिजन को हमने तीन तरह की कैटेगरी में बांटा था। एक था इलास्टिक कोलिजन, दूसरा था इनइलास्टिक कोलिजन और तीसरा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब भी दो बॉडीज जो टकराने वाले हैं, मैं अगेन एक चीज याद दिला दूं, जो हिट करने वाला होता है उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसे हिट करने वाला होता है उसे टारगेट कहते हैं। तो जब प्रोजेक्टाइल और टारगेट आपस में टकराते हैं और हम देखते हैं कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, मैं अगेन एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल बॉडीज की नहीं। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले is equal to the system of kinetic energy kinetic energy of system of masses टकराने के बाद। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद अगर सेम आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा उसको, कि भैया ये एक इलास्टिक कोलिजन है। और अगर मामला ऐसा हुआ कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलती है, आवाज मत दो, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलती है ना, आपके इनिशियली वो एक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलती है और टकराने के बाद वो एनर्जी का थोड़ा सा लॉस हो जाता है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा कम आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वेयर एज इफ अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर सपोज करो सिचुएशन ये है कि दो बॉडीज आपस में टकरा रही है, प्रोजेक्टाइल और टारगेट आपस में टकरा रहे हैं और आके वैसे चिपक गए और चिपक के एक साथ आगे निकल गए, है ना, सेम वेलोसिटी के साथ वो आगे निकल गए। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में होता यह है कि यहां पर कंसिडरेबल एनर्जी का जो लॉस होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा छोटी होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो ये सब हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे कि आप कोलिजन को इस तरह से बंटवारा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक और नजरिए से बांटा जा सकता है आपके कोलिजन को, वो है आपके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। अगर प्रोजेक्टाइल और टारगेट के वेलोसिटी का डायरेक्शन कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, सेम, मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, तो हम कहते हैं उसे ये है हेड ऑन कोलिजन, यानी वो एक ही लाइन में होता है ना। ऑब्लिक कोलिजन किसे कहा जाता है ना, कि हम देखते हैं कि भैया प्रोजेक्टाइल और टारगेट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था टकराने से पहले कुछ अलग था और टकराने के बाद ये दोनों डायरेक्शंस कैसे हो गए, कुछ अलग ही हो गए। तो हम कहेंगे इस तरह के कोलिजन को क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन से। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग ने क्या देखा था कि बेटा हम लोग ने सबसे पहले उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए थे और साथ ही साथ फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किए थे V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, जिसे हम लोग कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। आपको याद दिला दूं, इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। फिर हम लोग ने स्पेशल केसेस देखे थे। स्पेशल केसेस में हमने ये देखे थे अगर दोनों टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स, इनके मासेस अगर सेम हो जाते हैं तो होता क्या है कि भैया आप दोनों भी एक दूसरे की वेलोसिटीज को विथ डायरेक्शन एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। अगर ये आपको मान लो कि अब क्या प्लस v वेलोसिटी से जा रहा था, जैसे मैं बढ़ा देता हूं वैल्यू को, प्लस ट्वाइस v वेलोसिटी से जा रहा था और ये v वेलोसिटी से जा रहा था, तो टकराने के बाद अब ये v वेलोसिटी से जाएगा और ये ट्वाइस v वेलोसिटी। नॉट इवन दैट, डायरेक्शन भी एक्सचेंज होता है।
जैसे अगर ये प्लस v वेलोसिटी से जा रहा था और ये इसके करीब आ रहा था माइनस ट्वाइस v वेलोसिटी से, माइनस ट्वाइस v, तो ये टकरा के अब ऐसे जाएंगे। अब ये जाएगा माइनस ट्वाइस v वेलोसिटी से और ये जाएगा प्लस v वेलोसिटी से। फिर केस नंबर सेकंड था। केस नंबर सेकंड में देखे थे जो टारगेट है वो आपके प्रोजेक्टाइल से बहुत ज्यादा छोटा है। m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2। इन दैट सेंस अगर m2 इज वेरी मच लेस देन m1 तो हम क्या कह सकते हैं बेटा यहां पर कि भैया आप इस सिचुएशन में टारगेट के मास को जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर टारगेट का मास को आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं तो फिर भैया फॉर्मूला क्या आएगा? तो हम देखते हैं कि देखो पहले तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी टकराने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एग्जांपल लिए थे ट्रक और साइकिल का। अगर एक ट्रक साइकिल को आके ठोकती है तो ट्रक की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मगर साइकिल की वेलोसिटी में भारी भरकम फर्क पड़ता है। तो मैं बोलूंगा साइकिल की वेलोसिटी क्या होगी? मैंने इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका बताया था, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को डबल करो और लाइट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को उसमें से माइनस करो। तो अब अगर मैं कहूंगा मुझसे पूछा गया है साइकिल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कहेंगे हैवी ऑब्जेक्ट जो है ना, जो कि ट्रक है, उसकी वेलोसिटी को आप क्या करेंगे? डबल करेंगे, उसमें से साइकिल की वेलोसिटी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं कहूंगा अगर मान लो हमारा टारगेट उसी जगह पे रुका हुआ है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, यानी u2 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो भैया अब टारगेट की वेलोसिटी क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ u1, यानी डबल हो जाएगी। आई बात समझ में आपको? सिमिलर टू दैट अब अगर मान लो कि आपका प्रोजेक्टाइल अब वो हल्का सा है ना, प्रोजेक्टाइल का जो मास है वो बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द टारगेट। यानी जैसे मैंने एग्जांपल किया था, वो ट्रक जा रहा है, ट्रक को आपने बॉल फेंक के मारा। जब ट्रक को आपने बॉल फेंक के मारा तो भैया ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो भैया अब उसी तरह से मैं बोलूंगा कि अगर इस सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल का मास बहुत छोटा है और टारगेट का मास बहुत बड़ा है, तो इस वक्त आप क्या करते हैं? m1 को अप्रोक्सीमेशन में 0 कंसीडर करते हैं, इजंट इट? अगर मैंने m1 को 0 कंसीडर किया तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, बता अब आपके टारगेट की वेलोसिटी क्या होगी? मैं बोलूंगा टारगेट की वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ने वाला है? तो बोले प्रोजेक्टाइल को पड़ने वाला है। तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? तो मैं फिर से वही दोहराऊंगा, शॉर्टकट तरीका याद रखने का, भारी वाली चीज की वेलोसिटी को डबल करो, हल्की वाली चीज की इनिशियल वेलोसिटी को उसमें से माइनस करो। भारी वाला चीज क्या है? 2f, तो उसकी वेलोसिटी को डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ u2, है ना, उसमें से क्या करेंगे? u1 को माइनस करेंगे। आया समझे? या पर आप जब बोलेंगे याद रखेंगे v2 निकालना है तो ट्वाइस ऑफ u1 माइनस u2, v1 निकालना है तो ट्वाइस ऑफ u2 माइनस u1। आई बात समझ में? तो अब तक हम लोग ने यहां तक देखा था, अब हमको बढ़ना है आगे। अमजद एक मिनट जरा, वहां कौन खड़ा हुआ है? खोल दरवाजा। अकल नहीं है क्या बोलना? क्लास चल रही तो ठोकरे कैसे ये लोग? कुछ भी हो, जब क्लास चल रही तो मैं खुद, जब मेरे को लगेगा मैं अंदर लूंगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हमको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर देखना है, मतलब हमको यह देखना है कि जब प्रोजेक्टाइल, देखो शुरुआत में क्या होता है कोलिजन से एकदम स्टार्टिंग में, पहले टारगेट जो है स्लोली स्लोली जा रहा होता है, एक तो रुका हुआ होता है या स्लोली आगे बढ़ रहा होता है। यहां स्पीड से आता है प्रोजेक्टाइल और टारगेट को करता है हिट, धड़। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रोजेक्टाइल की स्पीड कम हो जाती है, टारगेट की स्पीड बढ़ जाती है। तो हुआ क्या यहां पर? प्रोजेक्टाइल ने टारगेट में अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, इसी के बाद उसके लिए ज्यादा एनर्जी आ गई ना, एकदम तेजी से भागा। अब हमें वही कैलकुलेट करना है कि प्रोजेक्टाइल ने
टारगेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किया, उसे फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, साथ ही साथ ये भी फॉर्मूला कि अगर उसने ट्रांसफर तो कर दिया, अब उसके पास कितनी बची, है ना, ये भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये सब हमको देखना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ट्रांसफर का, जो स्टडी कर रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा मैं सिस्टम का नहीं बोल रहा हूं, मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी एनर्जी ट्रांसफर किया। अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम तो कांस्टेंट है पूरा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कोलिजन से पहले। तो चलो भाई मैं कहूंगा कि ये आएगा के आई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, अमजद दूसरी वाली ब्लैक पेन भरो, आफ्टर कोलिजन, है ना, प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो भाई प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले क्या थी, बोले हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, टकराने के बाद कितनी होगी, बोले हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। हेंस द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट, हमको यह निकालना है कि भैया प्रोजेक्टाइल से टारगेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो डेल्टा के इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा के आई माइनस के एफ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो प्रोजेक्टाइल था उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 10 जूल थी, थोड़ी देर के बाद टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 6 जूल हो गई। तो मैं आपसे पूछूंगा कितने का ट्रांसफर हुआ, आप कहेंगे 4 जूल का ट्रांसफर हुआ, है ना। तो मैं बोलूंगा ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किए, है ना, तो आपने उसे सब्ट्रैक्ट किए और उससे आपको पता चल गया। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं कि इनिशियल में से फाइनल को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो यानी कि वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर। आप हाफ ऑफ m1 को कॉमन निकालेंगे, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इस तरह से ये आ गए। अब अगर मुझे निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया है उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, मतलब कैसा, फ्रैक्शंस में बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी प्रोजेक्टाइल की शुरू में वो 8 जूल थी, टकराने के बाद वो हो गई आपकी, कहा जाएगा 6 जूल। कितनी हो गई, 6 जूल। आपने देखा कि 2 जूल उसमें से कम हो गई। अच्छा ये 2 जूल कितना हिस्सा है 8 का, 1/4 है, 1/4 हिस्सा है। तो इसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी का 1/4 हिस्सा उसको ट्रांसफर कर दिया। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, वो 1/4, मतलब जो बदलाव आ रहा है उसको आप 1/4 में बताते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी थी टकराने से पहले वो 100 जूल थी। कितनी थी, 100 जूल। जैसे ही वो टकराया आपके टारगेट के साथ, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई क्योंकि उसने टारगेट में ट्रांसफर कर दिया, और वो कितनी होगी, 50 जूल हो गई। कितनी होगी, 50 जूल। अब बता उसके अंदर कितने का चेंज आया, फ्रैक्शन में बताना। आधे में, आधे का, आधी होगी ना उसकी वैल्यू, है ना, समझ रहा क्या, फ्रैक्शन क्या हो गया उसका, आधा हो गया। तो बोले आधे का चेंज आ गया, है कि नहीं, हाफ में। अगेन वन मोर एग्जांपल, हमारे पास हम लोग कहेंगे कि भैया
कि एक टारगेट प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 90 जूल्स। वो सामने एक टारगेट को हिट करता है, टारगेट को हिट करने के बाद उसकी अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 60 जूल है। तो मैं बोलूँगा कितना हुआ कम, 1/3, क्योंकि वो आपकी 30 कम हो गई, जो कि कितना है वो भैया 1/3 होता है 90 जूल का। तो इसको भी पूछा है कि कितने फ्रैक्शन में बताओ, मगर हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन कहा जाएगा। मैं इसको फ्रैक्शनल चेंज को मैं थोड़ा सा ऐसा डेल्टा के एफ लिख दूंगा बताने के लिए कि ये मैं फ्रैक्शनल चेंज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के आई माइनस के एफ, यानी सिंपली ये होता है असल में वो डेल्टा के अपॉन के होता है, यानी के आई माइनस के एफ अपॉन के। तो बोले ठीक है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर। अब हाफ ऑफ m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। आया समझ में। अब एक काम कर सकता हूं मैं, u1 के स्क्वायर को दोनों जगह डिवाइड कर सकता हूं। तो u1 के स्क्वायर को अगर मैंने दोनों जगह डिवाइड किया तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है। ये इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। आया समझ में कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये एक फॉर्मूला मेरे सामने आया है, v1 स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड का हो चुका है। वी नो दैट, एक बात हम लोग जानते हैं, बोले क्या बात जानते हैं, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, प्लस ट्वाइस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद आया, कल लिखाया था मैंने 10-10 बार, याद है कि नहीं कि एक और बार लिखाना पड़ेगा है ना। तो ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अगर मान लो टारगेट जो है ये रेस्ट पे है, बेटा ये जो फॉर्मूला था ना, ये कब का है, हर सिचुएशन में लागू है ये वहां तक, इक्वेशन नंबर 4 तक वो फॉर्मूला फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हर सिचुएशन में लागू है। हर सिचुएशन मतलब टारगेट रेस्ट में हो, टारगेट मोशन में हो, कोई लेना देना नहीं है, वो हर सिचुएशन में लागू है। मगर अब अगला कदम मैं जो आगे बढ़ रहा हूं यहां से, देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी, है ना, ये तभी सिचुएशन में लागू है जब टारगेट क्या है, रेस्ट पे, तभी लागू होगा, इसके अलावा लागू नहीं हो सकता। तो टारगेट इज एट रेस्ट, यानी कि u2 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0 है। टारगेट क्या है, रेस्ट पे। तो v1 की वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, इस v1 के फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, है ना। इस फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम करो, ये जो v1 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 4 में हम इस वैल्यू को डाल देंगे, तो देखो क्या आता है। इधर का हो गया, ठीक है, लिख लो फटाफट। कल के लेक्चर में ऑडियो को रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो मुझे फिर से उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ेगा। प्रोबेबली संडे को मैं रिकॉर्ड करके उसको दोनों को फिर बाद में एक साथ अपलोड करूंगा।
अमजद, जो लेट है वो खड़े हुए बाहर, उनके नाम लिखो और भेजो। इनसे लेंगे फाइन और उसकी पियेंगे चाय। अभी नहीं, पहले बिठा दो अंदर, नाम लिख लो। भेजो बेटा, खोल दे दरवाजा। पंखा चालू करता हल्का सा, है ना? आज हफ्स हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है आज। करते करते वो भी चालू कर दे, इनको भी चाहिए। सब ऑन कर दे, ऑन कर दे, ऑन कर दे, कुछ ना कुछ चालू दे देंगे। अब एक काम करो, रुक जाओ 5 मिनट, थोड़ा देर रुक जाओ, तो इसको बंद करा देंगे सारे के सारे। तो बहुत कुछ आ रहा है। सब ना एक ऐसा डिवाइस लेकर अपने अपने पंखे अपने मुंह के सामने, है कि नहीं? वो एक आजकल आ रहा है, वो यूं है ना, जिसको चाहिए वो लगा के बैठो, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए पंखे बंद। अरे भाई क्या है, आधे लोगों को चाहिए, आधे लोगों को नहीं चाहिए, है ना? करे तो करे क्या, वो बात भी है। हाँ भाई चलो हो गया। पहले आप भाई बंधु, आप लेट आए हैं तो आप ज़रा खामोश बैठे रहे, आप पहले जुर्म में हो गया उधर का। चलो इसने चाय, दोनों ने चाय का जुगाड़ तो कर दिए। 5-6 दिन की चाय हो जाती, 8 दिन की, 8 दिन की। चलो देखो भैया, इधर इधर ध्यान दो। अब अपने को क्या बोला था मैंने कि ये V1 को उठाओ और उस इक्वेशन नंबर 4 में, ए भाई देखो अलग से बोलूं, तू भी वही है ना, ये V1 को उठाओ और उस इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 4, मेरे यहां पहुंचे तक ये हो जाना चाहिए, मैं मिटा दूंगा। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, इज इक्वल्स टू 1 माइनस V1 का स्क्वायर यानी कि M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू U1 का स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर। अब ये U1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। Therefore fractional change in kinetic energy is equals to 1 माइनस, है ना, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, है ना, M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा M1 प्लस M2 के होल स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा। Therefore डेल्टा के एफ फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। फिर देखो बेटा क्या होने वाला है आगे, डेल्टा के एफ फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर करो, एक्सपांड M1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा, देख लो गौर से, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा ये अंदर माइनस साइन अंदर घुसेगा, ये प्लस M1 स्क्वायर को क्या बना देगा, माइनस M1 स्क्वायर, इसे प्लस ट्वाइस M1 M2, इसे माइनस M2 स्क्वायर। तो होगा क्या कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? फिर बचेगा क्या,
प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस ट्वाइस m1 m2, क्योंकि ये माइनस साइन जब अंदर घुसेगा प्लस बन जाएगा ना, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 4m1 m2. देखो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2. ये यूज़ में नहीं आएगा मगर ऐसा भी लिख सकते हैं. ये समझ में आएगा किसी को कैसे आया ये? अगर कोई बता दे मान लूँगा यार बंदा टैलेंटेड है. वो जो सेकंड स्टेप हुई वहाँ पर से वहाँ पर कैसे हुई? अपन नीचे वाले को क्या करो, पहले एक्सपांड करो. एक्सपांड करो तो एक्सपांड करने पे क्या आएगा, यहाँ रफ में लेते हैं अपन. चलो देखो, वो आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. क्या रहेगा m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर. सही है ना? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता m1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर प्लस 4m1 m2. अरे अगर कहीं प्लस 2 है, अगर कहीं प्लस 2 है तो उसके जगह मैं 4 माइनस 2 लिख सकता या माइनस 2 प्लस 4 लिख सकता. ये तो बाबा अति आ गया. अगर कहीं 2 है, प्लस 2 है, तो उसे मैं 4 माइनस 2 लिख सकता हूं ना, या माइनस 2 प्लस 4. तो यहां प्लस 2 है, प्लस 2 m1 m2, तो उसकी जगह माइनस 2 m1 m2 प्लस 4 m1 m2 लिख सकते हैं ना अपन, है कि नहीं? अरे प्लस 2 की जगह माइनस 2 प्लस 4 लिख सकते हैं ना अपन, वैल्यू तो वही होती ना. अब अगर इसको इसके साथ देखे अपन ने जमा कर दिए तो देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं? m1 स्क्वायर माइनस m2, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बनता, और ये इकलौता क्या बनता 4m1 m2 जैसे कि वैसे रह जाता वो. तो लिख सकते हैं. अब ये जो फॉर्मूला है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई. इक्वेशन नंबर कौन सा आने वाला है वैसे? ये 5 आने वाला है ना. इसे बोलो इक्वेशन नंबर 5. इसे क्या बोलेंगे आप? इक्वेशन नंबर. अरे भाई बंद कर दे ऊपर वाला. तो इस ये वाला पंखा बंद कर दे. सब नहीं, ये सामने के 2 बंद कर देना. F लिखा हूँ ना, देखना. एक बंद हुआ. चल हो गया, समझ में आया है ना? वो वहां पर आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, कि भैया हमने ये देखा कि भैया प्रोजेक्टाइल ने टारगेट में कितनी फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया. वही चीज अगर परसेंटेज में पूछ ली जाए तो आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूंगा ठीक है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 100, यानी कि 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक, सॉरी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. नोट करो, अगर मान लो m2 जो है n टाइम्स ऑफ m1 है, मास को टारगेट के मल्टीपल में बताया गया, डबल है, ट्रिपल है, आधा है, ऐसा है, वैसा है. तो बोले अब ये फॉर्मूला क्या आएगा? तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो वो आएगा 4m1 मल्टीप्लाई बाय nm1, मतलब m1 प्लस n टाइम्स ऑफ m1, है ना, ऐसा आ जाएगा.
अब इसमें से m1 कॉमन निकलेगा, इधर के एक m1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4nm1 अपॉन 1 प्लस n। ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, तो बोले वो रहेगा आपका 4nm1 अपॉन 1 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4nm1 अपॉन 1 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 100। आया समझ में? लिहून गया। लेक्चर मेथड की आदत डालो। लेक्चर मेथड में ऐसा होता है कि साथ साथ चलते, ध्यान, दो काम एक साथ, फुल अटेंशन, लिख भी रहे समझ भी रहे क्या हो रहा। लेक्चर मेथड मतलब साथ साथ चलना पड़ता तुमको, बस थोड़ा सा पीछे, यहाँ तक, जैसे मैं ये लिख रहा तो यहाँ तक। वो स्कूल के ज़माना गया, पहले टीचर पूरा बोर्ड पे लिखा देगा, हाँ बच्चों लिख लो, है ना। इधर का हो गया, राइट साइड का। चलो ठीक है, अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये भैया ने इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, प्रोजेक्टाइल भैया ने टारगेट भैया को इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। तो अब प्रोजेक्टाइल भैया के पास बची कितनी है ना, काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बोलते हैं इसको। तो हम लोग कहेंगे हेंस काइनेटिक, प्रूव नहीं रहे, हेंस लिखे तो प्रूव्ड ही लिखेंगे। हेंस काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड एज काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, के आर करके दूंगा मैं इसे, तो इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन रुको, हाँ जी बेटा, मल्टीपल कुछ भी नंबर हो सकता, जैसे उसने कहा कि टारगेट इज डबल द मास ऑफ टारगेट इज डबल दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एन की वैल्यू 2 हो गई है ना। या फिर कहा गया उसने कि टारगेट द मास ऑफ टारगेट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो एन की वैल्यू 1/2 होगी, इस तरह से। वन माइनस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अगर आपको याद होगा 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय प्रोजेक्टाइल है ना, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो एक स्टेप ऐसा आया था जिसमें इक्वेशन ये बनी थी 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक स्टेप आया था, याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे जिसको अपन ने। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो जब मैं यहां लिखूंगा कि मुझे ये पता लगाना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी बची है, जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की कि कितना हिस्सा,
तो 1 जो होता है वो कंप्लीट हिस्सा होता है। एक जो होता है ना, बोलते हैं एक रोटी दो, है ना, तो एक बोले तो कंप्लीट होती है एक रोटी, है ना। फिर उसमें से आधा टुकड़ा मैंने उसको दिया, उसमें से पाव टुकड़ा मैंने उसको दिया, 3 पाव टुकड़ा उसको दिया, एक मतलब कंप्लीट होता है फ्रैक्शन में। इसी तरह परसेंटेज में 100% मतलब कंप्लीट होता है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भैया कितना उसमें से बचा, तो कंप्लीट कितना है हमारे पास, एक। उसमें से जो ट्रांसफर हुआ उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो क्या बताएगा मुझे, कितना बचा। समझा ना अनस, एक मतलब क्या होता है, कंप्लीट वैल्यू। उसमें से अगर मैंने ये माइनस किया कि कितना फ्रैक्शन मैंने ट्रांसफर कर चुका है। जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू है 1 बोलते कंप्लीट होता है, अगर मैंने 1/4 ट्रांसफर कर दिया तो बचा कितना, 3/4। अरे 1/4 दे दिया तो बचा कितना, 3/4। 1/3 दे दिया तो कितना बचा, 2/3, है ना। अगर 2/3 दे दिया तो कितना बचा, 1/3। अगर 3/4 दे दिया तो कितना बचा, 1/4, है कि नहीं। तो वही अपन करते क्या, 1 में से माइनस करते ना हमेशा। तो भैया कितनी काइनेटिक एनर्जी बची ये मालूम करने के लिए आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। किसे माइनस करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय प्रोजेक्टाइल है कितनी, बोले ये फॉर्मूला देखे था यार थोड़ी देर पहले, यही कहीं चलते फिरते यहाँ यही लिखा गया था, आसपास यही साइड में लिखा गया था। कहाँ था, नीचे लिखा गया था, है ना। देख भाई क्या याददाश्त तेज भाई की। तो अब भैया ये माइनस साइन घुसेगा अंदर, ये 1 - 1 हो जाएगा कैंसल, और ये माइनस को वो बना देगा प्लस। तो फिर मैं देखता हूं कि मेरे पास फॉर्मूला आएगा m1 - m2 अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर, है ना। ये जो फॉर्मूला आया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड का फॉर्मूला आया। वही अगर अपने को परसेंटेज में निकालना रहा तो मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, तो वो कितना आएगा। अरे कुछ नहीं भाई, उसी को बस क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन को जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो परसेंटेज बन जाता है। बोले ऐसे कैसे, बोले अरे 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर 25 हो जाता ना, 25%, है ना। हाफ को 100 से मल्टीप्लाई कर देख 50% हुआ कि नहीं हुआ। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर कितना आता बता, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर बता कितना आता, 33.33। और 2/3 को करे तो मल्टीप्लाई 100 से 66.66, है ना। 24/7 को अगर करे तो मेरे को भी नहीं मालूम, छोड़। आ जा टेक, इधर का हुआ गया। हुआ, तो फिर ऐसा है, हमने ये जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर पढ़ा किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में। काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड पढ़ा किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये सारी बातें अब तक होते आई किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में। टारगेट को लेकर कुछ बात ही नहीं हुई, फिर टारगेट को लगा बुरा, सारा अटेंशन प्रोजेक्टाइल को ही मिल रहा है, टारगेट को तो कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा, है ना। क्या हो गया अनस, तू टारगेट फील कर रहा क्या, हाँ। क्यों, प्रोजेक्टाइल कौन है आज के ज़माने में। तो भाई सारा अटेंशन प्रोजेक्टाइल को मिल रहा है, टारगेट को कुछ मिल ही नहीं रहा। फिर हम लोग जैसा करते हैं कि भाई जब किसी को बुरा लग जाता है तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं उसको, थोड़ा बहुत, है ना, जान पे से उधार, उसको भी बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत टारगेट को भी पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मुलेट टारगेट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। हालांकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेंगे कि भाई कभी कभार काम में आ जाएगा ये,
तो वैसे ही देखो, हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, टारगेट के बारे में बहुत ही कम कुछ पूछता है, मगर ठीक है चलो फिर भी हम देखेंगे। तो अब हमको जो आगे देखना है वेलोसिटी चलो देखते हैं। तो अब हमको देखना है वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेशनरी टारगेट। देखो बेटा स्टेशनरी टारगेट है वो, स्टेशनरी टारगेट आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेशनरी टारगेट आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि अब हमने कह दिया ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है और टारगेट यहां पर स्टेशनरी है, तो भैया मैं लिखूंगा कि भैया यहां पे u2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब जैसे कि मैं जानता हूं सिंस v2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला मैं जानता हूं, रिकॉर्डिंग देख लेना। लेट हो ना, बहुत ज्यादा हो गए, 2 बार अंदर बुला लिया मैं लोगों को। अब ऐसा ही u2 इक्वल्स टू 0, देखो v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया है ना, ये टारगेट स्टेशनरी हो, और अगर मान लो टारगेट जो है ये मल्टीपल में है प्रोजेक्टाइल, टारगेट का जो मास है वो मल्टीपल में है प्रोजेक्टाइल के मास में, यानी कि m2 जो है ऐसा बोला गया है n टाइम्स ऑफ m1। अगर ये ऐसा बोला गया है तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो v2 इज इक्वल्स टू है ना, m1 तो जैसी कि वैसी लिखेंगे आप, m1 u1 अपॉन m1 प्लस n टाइम्स ऑफ m1। देखो v2 इज इक्वल्स टू m1 कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाता, ट्वाइस ऑफ u1 1 अपॉन 1 प्लस n, ट्वाइस ऑफ u1 अपॉन 1 प्लस n। इधर का हो गया। अब आगे ये तो आ गया वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम जो है आप ऐसा निकालेंगे, बोले मोमेंटम तो ऐसा होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास m2 को क्या लिख सकते हैं आप, चाहे तो n टाइम्स ऑफ m1 लिख सकते हैं। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ u1 अपॉन 1 प्लस n लिख सकते हैं। थोड़ा एक साथ रीअरेंज करके अगर आपने लिखे तो ट्वाइस ऑफ या ट्वाइस n नंबरों को पहले लिखते हैं, ट्वाइस n m1 u1 अपॉन 1 प्लस n, है ना। ये आप इस तरह से लिखा जा सकता है मोमेंटम को। और चाहते हैं अगर आप तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, n को इसके नीचे लेके चले जाओ, तो ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, ये इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है मोमेंटम ऑफ टारगेट, 1 प्लस 1 अपॉन n। मतलब n क्या होगा, असल में दोनों के नीचे आ जाएगा। जब दोनों के नीचे आ जाएगा तो आप तो स्प्लिट करेंगे, फिर
तो 1/n+1 हो जाएगा, मगर 1 को मैं पहले लिखना चाहता हूं तो 1 + 1/n। ये समझा ना? n जाएगा इनके नीचे, मैंने उसी दिन बताया था a/b/c, इसको आप लिख सकते a/c/b, है ना? तो अगर कोई चीज को आप ऐसा लिख सकते तो इसको भी ऐसा लिख सकते ना, तो c है तो उसको b के नीचे डाल सकते, तो n को मैंने 1 + n के नीचे डाला, फिर वो स्प्लिट होगा 1/n + n/n यानी कि 1। चलो ये हो गया मोमेंटम। किसका मोमेंटम? टारगेट का। दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, वो तो बहुत आसान है। बोले कैसा? एक तो ½m1u1² कर डालो, चलो वही करते हैं, वो आसान लग रहा है मेरे को। m2v2², नॉट u1, m2v2², टारगेट की बात चल रही है ना, तो वो हो जाएगा ½ m1 × v2² यानी कि 4u1² अपॉन 1 + n²। 1 ज़ा 2 ज़ा कैंसर, तो फिर अब आगे क्या बचेगा? ट्वाइस n m1 u1² अपॉन 1 + n², है ना? ये फॉर्मूला आता है, ट्वाइस n m1 u1² अपॉन 1 + n²। और मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे बॉक्स बनाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट जो है वो आप लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ n m1 u1² अपॉन 1 + n²। फिर आप चाहे तो n को उसके नीचे ला सकते हैं, मगर स्क्वायर लाना पड़ेगा। छोड़ यार, यहीं छोड़ दे इसको, वो तमाशे बढ़ जाएंगे फिर इसके। यहाँ को काफ़ी है। ये एक है, इसको देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 4/2 m1 u1², 4/2 m1 u1²। और ये जो 1/2 m1 u1² है, ये क्या बन जाता? काइनेटिक एनर्जी। किसका? प्रोजेक्टाइल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 4n इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल अपॉन 1 + n²। देखो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझ रहे क्या? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4n m1 u1² अपॉन 2। अब 1/2 m1 u1², 1/2 m1 u1² काइनेटिक एनर्जी है। किसका? प्रोजेक्टाइल। टकराने से पहले का कि बाद का? पहले का, u है ना वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने उसकी जगह पे काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल लिख डाला। आया समझ में? लिख लो। ये हो गया ना? अब देखेंगे प्रॉब्लम्स। यहां हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी हो गई कंप्लीट। पहले वेलोसिटीज के बारे में पढ़े, फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े। कल मुझे सारे फॉर्मूले याद चाहिए, खास तौर से वो प्रोजेक्टाइल का फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, इसके फॉर्मूले मैं कल पूछूंगा ओरली। कल मतलब अच्छा, कल मंडे, संडे है ना, मंडे। कर लेंगे ना डिस्कस, मंडे को कर लेंगे डिस्कस। मंडे को डीपीपी अपना कितना हुआ? 2 हो गया ना, डीपीपी 3 कर लेंगे। इन सक्सेशन करते हैं। मंडे को डीपीपी 3, 4 भी दे दिया ना आपको मैंने। ट्यूसडे को डीपीपी 4, 15-20 मिनट निकाल के उसको आखिरी में, है ना, डीपीपी 4। और फिर उसके बाद सो ऑन कोलिजन के भी 2-3 डीपीपीज दूंगा मैं आपको। हाँ देखते ना, वो आधा घंटा ले लेंगे उसको बस। जितना हो सके खुद करो तो मेरे लिए भी वक्त कम होगा, है ना? अगर करोगे ईमानदारी से, मगर है गूगल नहीं देख के नहीं करना है ना? जो लास्ट टाइम बोला था कि लिखाओ वो करके लाओ,
है ना। बच्चों जैसा मत करने लगाओ, मेरे को बोलने मत लगाओ कि करो करो। जिसको अगर सच में डॉक्टर बनना है, सच में एक टॉप लेवल इंजीनियर बनना है, तो उसको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। वो इस चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए कि सर बोलेंगे तो मैं करूँगा, सर चेक करेंगे तो मैं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग जैसा कि अब आपको पकड़ पकड़ के कराते बैठेंगे हम लोग, है ना। लाइफ का टर्निंग पॉइंट पे बैठे हुए हैं आप, लिटरली लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ना। उसी दिन तुमने वो देखी क्या मूवी अभी जो चल रही थी, मैंने रिकमेंड किया था, तुमने देखे 12th फेल? हाँ, ट्रू स्टोरी, और मेरे को बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगी। IPS ऑफिसर मनोज शर्मा की जो मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है क्या, और लिटरली वो ट्रू स्टोरी है। वो बंदे का तुम देखेंगे ना स्ट्रगल जो आया, और लिटरली ऐसे मतलब ऐसे कई सारे हो चुके हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। क्या क्या नहीं किया वो बंदे ने, है ना। और आज वो टॉप लेवल का IPS ऑफिसर बना हुआ है। ज़िंदगी सेट हो गई उसकी, उसकी क्या पुश्तों की सीट सेट हो गई इसकी। कहाँ वो जैसे अपन छोटा लोकल गाड़ी आता है ना, जुगाड़ बोलते हैं, अपने इंडिया में चलता जुगाड़, एक मोटर गाड़ी चलाते ऐसी टेम्पो वेम्पो जैसा, तो उसके भाई के साथ वो कहाँ वो करता था, वो मतलब सवारी बिठाने का काम। और उसने एक बहुत ज़बरदस्त लगा, तुमने अभी कल ही मैंने शायद से स्टेटस पर रखा था, कल या परसों की बात है ना। उसका एक डायलॉग था, है ना। तो वो जब वो जाता उसके मतलब वहाँ के जो एक रसूखदार जो रहते लोग जो है, वो उसको मतलब उसके भाई की जुगाड़ को जब्त कर लेते हैं, क्योंकि वो MLA रहता शायद से वहाँ का। तो क्योंकि उसकी बस सर्विस के रास्ते में थोड़ा सा ये अड़चन हो रहा था, तो फिर वो क्या होता कि भैया वो मतलब ऐसा है कि उसको फेक केस में उसके भाई को अंदर करने वाले रहते। तो ये भागते हुए जाता वो DYSP के पास, DYSP डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाता। हाँ, वो बोलता फिर भाई कि ये जैसे भैया को बचा लो। तो जब उसका टशन देखता वो कि DYSP का इतना टशन है कि इंस्पेक्टर के सामने काँप रहा, और MLA को ज़रा गिन नहीं रहा होगा ज़रा सा, तो वो पूछता, वो बोलता कि मेरे को आप जैसा बनना है, क्या करूँगा। एक सिंपल डायलॉग बोलता, बोले चीटिंग छोड़ना पड़ेगी, है ना, चीटिंग छोड़ना पड़ेगी। बोलते वहाँ तो ऐसा था कि मास्टर लोग खुद चीटिंग कराते थे, तो वो बोलते उसके बाद ऐसा हुआ, बोले कि मैंने बोले एकलौते ने बोले चीटिंग छोड़कर बिना चीटिंग के प्रॉब्लम पेपर सॉल्व किया 10वीं का। बाकी सब 10वीं या 12वीं का, 10वीं का था शायद से, बाकी सब ने चीटिंग करके सॉल्व किए। सब फर्स्ट क्लास आए, और ये कुछ सेकंड थर्ड क्लास आया, 40 से 50% आया था। मगर अच्छी बात ये थी कि ये बिना चीटिंग के आया था। तो वो मायने नहीं रखता आप 90 भी ला लो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता, बहुत पुरानी मतलब बैच में एक स्टूडेंट थी, उसका 97% था, है ना। 10th में उसकी हैंड राइटिंग ज़बरदस्त सब, है ना। 10th में 97% था, और उसकी मतलब थी वो टैलेंटेड थी, मगर वो चीटिंग की इतनी आदत पड़ चुकी थी उसको। क्लास टेस्ट में ले रहा मैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसमें भी वो चीटिंग कर रही थी। उसने पूरा अंदर रख के ऐसा लिख रही थी वो क्लास टेस्ट में। वो मैं बहुत खोला, मतलब तुम्हारे इस तरह से आया लगता 97% मैंने बोला, है ना। लिख कर देता तुम्हारा सिलेक्शन कहीं होने वाला है, अब नहीं हुआ, है ना। नहीं हुआ उसका परसेंट, उसका हार्डली 70-80% बना 12वीं में। वो कहाँ गुम हो गई पता भी नहीं। अब BSc WSc कुछ कर रही होंगी, वो भी कुछ कहाँ पता नहीं। अब वो लड़की तो शादी भी हो गई होंगी उसकी, तो है ना। तो भाई कहीं नहीं। अब वहीं जो बच्ची जो मतलब बच्चे जो है, भले ही उनके परसेंटेजेस कम थे, मगर ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की, आज वो बहुत आगे निकल गए लाइफ में, है ना। रिसेंट में 20 जनवरी के आसपास मेरा जो कज़िन है, वो जो बताया था, डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अब वो तो और भी FRCS भी कर रहा हो। FRCS मालूम है ना, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस, ये अब्रॉड की डिग्री है वो, UK की, वो भी कर रहा हो। 20-21 जनवरी को आने वाला है यहाँ पर। आप लोग से मिलाऊंगा मैं उसको, मोटिवेशनल लेक्चर के बोला उसको मैंने, वो है ना। वही मेरे को देखा उसने, मैंने अपलोड किया ना स्टेटस, तो मेरे को उसने कमेंट किया है तू भी कर ले बोले। मतलब मेरी एज गई अब, मैंने बोला मैं स्टूडेंट्स की मोटिवेशन नहीं ले रखा। फिर बातों बातों में बताया सारी चीज़ें, तो बोले ठीक है, बोले आऊँगा, बोले मिलते बच्चों से, बोले अपन मोटिवेट करेंगे, बोले, है ना। तो उसकी मोटिवेशनल कहानी है अच्छी खासी, मतलब वो एकदम स्ट्रगल करते हुए वो भी आगे बढ़ा, बहुत अच्छा है। उस टाइम तो PMT था, है ना, अब नीट है, उससे भी हार्ड है। चलो ठीक है, अपने को प्रॉब्लम्स देना था। A body of mass small m moving with velocity small v
makes a head-on collision with another body of mass twice m, which is initially at rest. The loss of kinetic energy of the colliding bodies body ray mass small m is first option half of its initial kinetic energy. Initial kinetic energy. Second, 1/9 of its initial kinetic energy. Third, 8/9 of its initial kinetic energy. Last option, 1/4 of its initial kinetic energy. चलो देखो, a body of mass small m is moving with velocity v makes a head-on collision with another body of mass twice m. तो हम लोग कहेंगे देखो भैया यहाँ क्या है, m1 इज इक्वल टू तो स्मॉल m है और m2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, ट्वाइस m है. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. मेरे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा k अपॉन के आई इज इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. यही फॉर्मूला है ना, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है ना, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. अब m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस m. तो क्या हो जाएगा वो 8m स्क्वायर और m1 प्लस ट्वाइस m क्या है, थ्राइस m. उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. देखो मैं लिख सकता हूं डेल्टा k क्या है, तो 8/9 ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को उधर ट्रांसफर कर, तो क्या है मतलब 8/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब सी ऑप्शन. आया समझ में. चलो नेक्स्ट, a neutron
विथ 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। एक न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली कोलाइड्स, पंखा चालू कर थोड़ी देर, विथ अ स्टेशनरी कार्बन न्यूक्लियस, मास नंबर 12, the kinetic energy of carbon nucleus after collision is, first option 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द लास्ट ऑप्शन 0। तो देखो भाई, एक न्यूट्रॉन स्टेशनरी कार्बन न्यूक्लियस से टकराता है। अब देखो, अगर मैं एक न्यूट्रॉन का मास, अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं देख लेता हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर m है, तो मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस जो होगा वो 12m होगा, क्योंकि उसमें क्या होंगे, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और तकरीबन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम होता है। तो इसीलिए 12 कुल मिला के न्यूक्लियॉन बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे न्यूक्लियॉन, तो बोले 12 न्यूक्लियॉन होते हैं। तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, 12 न्यूक्लियॉन है इसमें, तो भैया आप बताओ कि एनर्जी का ट्रांसफर कितना हुआ, एनर्जी कितनी मिली इसको, कार्बन के न्यूक्लियस को। कार्बन के न्यूक्लियस को उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी उसके पास ट्रांसफर हुई। शुरुआत में तो कितनी थी उसके पास, 0। तो हम ये चेक करेंगे उसकी कितना उसको मिली, कितनी ट्रांसफर हुई इसकी। तो मैं कहूंगा देखो भाई, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 4m1 m2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 12m, और ये हो जाएगा 48m स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 यानी 13 है ना, m प्लस 12m आ जाएगा ना, 13m का स्क्वायर क्या आएगा, 169m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो मैं कहूँगा ठीक है, देयरफॉर डेल्टा k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 48 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाय के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो फिर भैया 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17 आ रहा है ना, यस करेक्ट। तो फिर वो 0.17 आएगा, 0.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है। एक आखिरी प्रॉब्लम, ये हो चुका है। चलो देखो जरा, a moving mass
of 8 kilogram collides elastically with a stationary mass of 2 kilogram if capital E is the initial kinetic energy of the mass, the kinetic energy left with it after collision will be. First option is 0.80 times of E. Second option is 0.64 times of E. और फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज 0.36 टाइम्स ऑफ E. और फिर एक आएगा लास्ट ऑप्शन 0.08 टाइम्स ऑफ E. चलो देखो, तो फ्रैक्शन में कितनी काइनेटिक एनर्जी रह गई हमको ये निकालना है प्रोजेक्टाइल की. काइनेटिक एनर्जी रिटेन तो भैया ठीक है, आउट ऑफ टोटल एनर्जी जो कि कैपिटल ई है उसमें से कितनी रिटेन रह गई. तो काइनेटिक एनर्जी रिटेन का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है वो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. तो देखो कितना आता फिर काइनेटिक एनर्जी रिटेन. m1 माइनस m2 कितना है, 8 माइनस 2 अपॉन 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 36 अपॉन 100 यानी कि क्या 0.36. और वो E को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 0.36 टाइम्स ऑफ E. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे. बाकी का देखेंगे बाद में.